Okay, dear students, in the previous lecture, we solved certain in-text questions which were based on acceleration. In the beginning, we studied about speed, velocity, average speed, average velocity. Now, today we are going to learn about graphical representation of motion. जो मोशन होता है उसको ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं. Now the topic which is on the board and which I am going to explain is for an understanding point of view. Examination point of view से उसका इतना importance नहीं है because it's not a theory part, it's an understanding part, जो कि knowledge आपको आपके आने वाले years में, आने वाले standards में काम आ सकता है. We have learned how graphs give us information regarding various things. उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि क्रिकेट में हमको बार ग्राफ्स देते हैं, पर ओवर कितने रन स्कोर हुए उसकी इंफॉर्मेशन आती है. फिर हमारे पास कर्व ग्राफ भी होता है जिसमें दो टीमों के कर्व्स को ड्रॉ करते हैं और कौन सा कर्व ऊपर चल रहा है उसका रन रेट ज्यादा है, जिसका कर्व नीचे चल रहा है वो पीछे चल रहा है. दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस. In the business field also, in the field of economics also, graphs are very very important. यहाँ पे हम ये पढ़ने वाले हैं कि ग्राफ मोशन के बारे में क्या बता सकते हैं. ठीक है. So first type of graph that we are going to study is distance time graphs. नाम है distance time graph, यानी एक एक्सिस पे हम डिस्टेंस लेते हैं, दूसरे एक्सिस पे हम टाइम लेते हैं. तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जितना डिस्टेंस ट्रैवल होता है उसको हम पॉइंट करके उसको लाइन से ज्वाइन करते हैं तो हमको मिलता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो यहां पे एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है. यू कैन सी दैट ऑन एक्स एक्सिस टाइम इज टेकन इन मिनट्स एंड ऑन वाई एक्सिस डिस्टेंस इज टेकन इन किलोमीटर्स. तो वंस अगेन हम सबसे पहले कौन से ग्राफ पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स. तो एक एक्सिस पे डिस्टेंस है, एक एक्सिस पे टाइम है. सो एन ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग मोशन एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जिसको हमने ओ से रिप्रेजेंट किया है. जब टाइम 40 मिनट है तब उसने शायद डिस्टेंस ट्रैवल किया है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 42 किलोमीटर. और जब टाइम होता है 60 मिनट तब यहां पे देखेंगे तो डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 62. यानी इस टाइम इंटरवल में इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है. अब तक हम स्पीड फाइंड कर रहे थे बाय पुटिंग वेरियस फॉर्मूलाज. अगर आपको पता है कि ग्राफ को किस तरह से यूज करना है तो यू कैन यूज द ग्राफ्स to find out the value of speed. तो जैसा कि आप देख सकते हो once again, this particular graph denotes object moving with uniform speed. जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो उसका जो ग्राफ होगा that will be represented by a straight line. तो यहां पे आप देख सकते हो जो ग्राफ है O से लेके फाइनल पोजीशन B तक, वो पूरा का पूरा ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन. यानी कि यहाँ पे जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, इट्स मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड. सो दिस पर्टिकुलर ग्राफ व्हिच इज ऑन दिस साइड शोज एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड. किस बात से पता चला कि उसकी जो ग्राफ की जो लाइन थी इट्स अ स्ट्रेट लाइन. ओके. तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है मिनट्स में 20 मिनट्स, 40 मिनट, 60 मिनट. यहाँ पे हमको डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर में, दैट इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. ठीक है. इस ग्राफ में सपोज हमने कोई पर्टिकुलर टाइम सिलेक्ट किया, उसको हमने बोला t1. तो टाइम t1 विच इज 40 मिनट, उस वक्त कौन से डिस्टेंस पे है हमारा ऑब्जेक्ट? तो
so it's approximately at 42. Another time I have taken t2 which is 60, तो उस वक्त ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इट्स अप्रोक्सीमेटली 62. तो ये जो मेरा टाइम है उसको मैंने t1 बोला, जो पहले वाला टाइम लिया दैट इज t1. Another time, the final time I have taken as t2, and t1 पे जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ था उसको मैंने रिप्रेजेंट किया s1 which is approximately 42. t2 टाइम पे जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ था approximately जो यहाँ पे 62 से दिखा है उसको मैंने बोला है s2. तो अगर आपके पास ये वैल्यूज है तो आप फाइंड कर सकते हो द वैल्यू ऑफ स्पीड. स्पीड will be s2 minus s1 upon t2 minus t1. तो यहां पे आप देखोगे s2 minus s1, तो s2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 62, s1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 42. 62 में से 42 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा 20. यानी कि जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो है 20 किलोमीटर. ओके, अपॉन में क्या लेना है t2 माइनस t1. तो t2 दैट इज 60 मिनट्स, t1 that is 40 minutes. 60 मिनट्स में से 40 मिनट्स माइनस करोगे तो क्या आएगा 20 मिनट्स. तो उसका मतलब क्या हुआ, ऊपर आएगा 20 किलोमीटर्स, नीचे आएगा 20 मिनट्स. यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल कर रहा है एट द स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर मिनट. अगेन इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स हमको नहीं करने. दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है तो सबसे पहले ग्राफ को देख के आपको पता चलना चाहिए कि दिस ग्राफ शोज यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन. कैसे पता चला कि हमारा जो ग्राफ है पॉइंट O से लेके पॉइंट P तक इट रिप्रेजेंट द स्टेट लाइन. ये हमारा जो मोशन है O से लेके P तक ये क्या रिप्रेजेंट करता है मोशन. वो जो मोशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन है वो अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो उसका मतलब ये है कि हमारा जो मोशन है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड. अगेन तो उस ग्राफ के हिसाब से अगर मुझे फाइंड करनी है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट तो कैसे फाइंड करते हैं. स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन बाय द फॉर्मूला s2 minus s1 upon t2 minus t1. तो आप ग्राफ में से कोई भी दो टाइम को t1 और t2 ले सकते हो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंसेस है उसको s1 और s2 ले सकते हो, और फिर जब आप फॉर्मूला रखोगे v is equal to s2 minus s1 upon t2 minus t1, आपको उस ऑब्जेक्ट की स्पीड पता चलेगी. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि जब s2 minus s1 करोगे तो s2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 62, s1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 42. 62 में से 42 माइनस किया तो मुझे ऊपर मिलेगा 20 किलोमीटर अपॉन टाइम में t2 minus t1. t2 है 60 मिनट, t1 है 40 मिनट्स. 60 में से जब मैं 40 माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 20 मिनट्स. तो ऊपर आया 20 किलोमीटर, नीचे आया 20 मिनट. 20 कट हो गया, बचा 1. दैट मींस स्पीड ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज 1 किलोमीटर पर मिनट. अब अगर उसको मुझे कन्वर्ट करना है आर में तो इनटू 60 करना पड़ेगा. तो 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, तो 1 आवर में दैट विल बी 60. दैट मींस स्पीड ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसको हमने इस ग्राफ से रिप्रेजेंट किया है उसकी स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर और 1 किलोमीटर पर मिनट. तो ये हुआ हमारा ग्राफ जो कि रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड. नाउ सपोज some other object is moving with non-uniform speed. ठीक है, अभी यहां पे मैंने एक टेबल लिखा हुआ है जिसमें टाइम और डिस्टेंस दिया हुआ है. ठीक है, टाइम मैंने लिया हुआ है सेकंड में और सपोज डिस्टेंस मैंने लिया हुआ है मीटर में. तो 2 सेकंड के बाद डिस्टेंस ट्रैवल हुए 2 मीटर. आफ्टर 4 सेकंड्स 4 मीटर. आफ्टर 6 सेकंड 7 मीटर. आफ्टर 8 सेकंड्स 15 मीटर. आफ्टर 10 सेकंड्स 23 मीटर. आफ्टर 12 सेकंड्स इट इज 26 मीटर. तो यहां पे आप देख सकते हो कि टाइम इंटरवल सेम है एवरी 2 सेकंड. 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड. मगर जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो सेम नहीं है. तो याद करो हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन लिखी थी. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसका जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहता है.
तो यहाँ पे देखो 2 - 4 यानी किस टाइम इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ पे 2 मीटर्स, फिर यहाँ पे चेंज होके हुआ 3 मीटर्स, फिर हुआ 8 मीटर्स, फिर हुआ 12 मीटर्स, फिर डिक्रीज होके हुआ 3 मीटर्स। यानी इक्वल टाइम इंटरवल्स में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो सेम नहीं है। यानी कि जो ये वैल्यूज है, इस वैल्यू का अगर मैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ लगाऊंगा तो इट विल रिप्रेजेंट अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देख लेते हैं, यहाँ पे 2 सेकंड टाइम पे डिस्टेंस है 2 मीटर, तो यहाँ पे टाइम है 2 सेकंड, तो उसको मैंने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया y एक्सिस पे 2 पे, तो ये पॉइंट मिला, ये 4 सेकंड का पॉइंट, 4 पे 4 है, तो 4 सेकंड पे मैंने पॉइंट लिया 4 मीटर पे, 6 सेकंड पे 7 मीटर है, तो 6 सेकंड पे मैंने पॉइंट किया 10 से थोड़ा नीचे, दैट डिपिक्ट्स 7 मीटर। सिमिलरली 8 सेकंड पे है 15 मीटर, तो 8 सेकंड पे मैंने कहां पे पॉइंट दिया, तो सामने एक्सटेंड करके जहां पे 15 आता है वो, 8 सेकंड पे 15 मीटर, 10 सेकंड पे 23, तो 10 सेकंड पे मैंने ये पॉइंट लिया हुआ है जो 23 मीटर को डिस्क्राइब कर रहा है, एंड एट 12 सेकंड इट्स 26, so at 12 seconds I have taken a point which is slightly above 25, that is 26 मीटर। तो जब मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं टू डिस्क्राइब द मोशन, तो मैंने बिगिनिंग से यहां तक जो मोशन होता था उसको मैंने ज्वाइन किया, तो यहां पे मुझे स्ट्रेट लाइन नहीं मिली, आई डिड नॉट गेट अ स्ट्रेट लाइन ओवर हियर। तो जब स्ट्रेट लाइन आती है मोशन को डिस्क्राइब करते वक्त, तो वो जो ग्राफ होता है वो कैसे मोशन को डिस्क्राइब करता है, वो डिस्क्राइब करता है ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन को। जब आपका ग्राफ एक कर्व के फॉर्म में आता है, कर्व बढ़ता भी है घटता भी है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कर्व इंक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे जाके कर्व थोड़ा नीचे आ रहा है क्योंकि जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है। तो जब स्ट्रेट लाइन की बजाय हमको कर्व मिलता है, इंस्टेड ऑफ getting a straight line we are getting a curve, that means the motion described by that particular graph is a non-uniform motion. So this particular object is moving with non-uniform speed, so this is distance time graph for non-uniform speed. As you can see, the motion is described by curve, so it's a non-uniform motion. So dear friends, again you need to learn this thing to understand the difference between a graph describing uniform motion and non-uniform motion. दोनों में ग्राफ एक ही टाइप का है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, जहां पे हम डिस्टेंस को लेते हैं y एक्सिस पे और टाइम को लेते हैं x एक्सिस पे। जब आप टाइम के हिसाब से डिस्टेंस को प्लॉट करते हो और अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है तो वो मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन, और द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। उसमें अगर आपको फाइंड करनी है स्पीड ओनली फ्रॉम द ग्राफ, देन व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू सिलेक्ट एनी टू टाइम इंटरवल्स, नेम देम एज t1 एंड t2, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंसेस हैं उसको आप ले सकते हो s1 एंड s2, एंड देन बाय यूजिंग दिस फार्मूला v is equal to s2 minus s1 upon t2 minus t1, you can find out the speed of the object, but that thing is only possible for object moving with uniform speed. यहाँ पे हम उस टेक्निक को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने दूसरा एग्जांपल आपको दिया, उसमें भी मैंने ग्राफ लिया है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, जहां पे डिस्टेंस को लिया है ऑन द y एक्सिस, टाइम को लिया है x एक्सिस पे। एक टेबल बनाया है जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। जब मैंने उसका ग्राफ ड्रॉ किया तो मुझे मिला कर्व। तो उससे याद हमको क्या रखना है, इफ यू आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन इट्स अ यूनिफॉर्म मोशन, if you are getting a curve it's a non-uniform motion. Okay dear students, after learning about distance time graph, now we are going to learn about velocity time graphs. As the name says it, on one axis we will have velocity and another axis we will have time. Let us find what information can we find using these kind of graphs. Now here we are going to study two categories. The first, a graph for uniform motion, means I am going to take
a velocity versus time graph for an object that is performing uniform motion. Now understand the graph. This is my x-axis. x-axis पे हमने लिया हुआ है time in the terms of hour. So 1 hour, 2 hour, 3 hour and 4 hour. ये हो गया हमारा टाइम. ठीक है. Now if I want to find the velocity versus time graph and find some other things, then here is time and here I have velocity in the terms of kilometer per hour. अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है. ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, उसका मतलब क्या होगा? इफ एन ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन मींस उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी. इट विल नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यानी जर्नी के पहले अगर हम समझ लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट है दैट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. सो इफ इट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, देन एट द एंड ऑफ 1 आवर इट्स स्पीड इज 40. इस पॉइंट पे आएगा. एट द एंड ऑफ 2 आवर अगेन इट्स स्पीड इज 40. यहां पे आएगा. एट द एंड ऑफ 3 इयर्स इट्स अगेन 40. At the end of 4 years, it's again 40. So for all the time, the speed remains constant. तो ये जो लाइन है ऊपर वाली, वो क्या दर्शा रही है कि मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है. तो ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन एंड इट्स स्पीड इज कांस्टेंट एट 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. अभी अगर मुझे फाइंड करना है कि जो गिवन टाइम इंटरवल में हमारे ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो याद रखो कि जहां पे आपको जितना डिस्टेंस फाइंड करना है, आपको इस एक्सिस को ज्वाइन करना है और जो रेक्टेंगल आए उसका एरिया फाइंड करोगे तो दैट एरिया विल गिव यू द डिस्टेंस ट्रैवल. अगर मैं समझ रहा हूं कि मुझे ये पूरा यहां से 0 पॉइंट से वो चालू हुआ उसका मोशन टू 4 आवर में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये फाइंड करना है. ठीक है. तो यहां पे जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस हुआ ये कितना होगा? अगर मैं यहां से लेता हूं तो ये पॉइंट होगा A और ये पॉइंट होगा C. तो मुझे लेना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो दैट इज AC इनटू CD. तो AC कितना होगा? 0 से लेके 40 तक. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल AC इनटू CD. AC इनटू CD दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो यहां पे डिस्टेंस ट्रैवल्ड S विल बी इक्वल टू, अगर मैं यहां से लेता हूं पूरे 4 घंटे का मुझे चाहिए तो AC होगा 40, तो मैंने लिखा 40. CD अगर मुझे पूरे 4 घंटे का चाहिए तो 1 2 3 4, CD की वैल्यू होगी 4. तो उसका मतलब होगा कि डिस्टेंस ट्रैवल इज 40 into 4 दैट इज 140 किलोमीटर. अगर मुझे 1 से लेके 4 तक फाइंड करना है, 0 से लेके 4 तक नहीं करना है. ठीक है. तो फॉर्मूला तो ये रहेगी. तो ये होगा हमारा AC और ये रहेगा हमारा CD. तो उस हिसाब से S इज इक्वल टू AC इंटू CD. तो अगेन AC की तो वैल्यू 40 रहेगी, ये 40 ये भी 40 रहेगी. तो यहाँ पे आएगा 40 इंटू, अभी यहाँ पे CD करोगे तो 1 आवर 2 आवर 3 आवर. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 होगा. तो उस वक्त में डिस्टेंस ट्रैवल होगा 120 किलोमीटर. तो ये खूब भी होता है. अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट है 40 किलोमीटर पर आवर, तो 4 आवर जब ट्रैवल करेंगे तो 44 से कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा? 160. जब 3 आवर करेंगे तो आएगा 120. सिमिलरली इफ आई वांट फ्रॉम 2 to 4 2 आवर्स का, तो वो भी मुझे डिस्टेंस मिलेगा 40 किलोमीटर. तो इन शॉर्ट आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म. सो दिस इज द रेक्टेंगल फॉर्म फॉर जर्नी बिटवीन 1 आवर टू 4 आवर. 1 आवर टू 4 आवर में जो जर्नी हुई उसका डिस्टेंस ट्रैवल हुआ 120 किलोमीटर. अगर मैं पूरे 4 घंटे का निकालूंगा तो ये AC यहाँ पे आ जाएगा, वो 40 होगा. टाइम होगा CD होगा 4 आवर्स, तो उस पर डिस्टेंस आएगा 160 किलोमीटर. अब जो दूसरा टाइप है वो है ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. मोशन सेम नहीं है. ठीक है. स्पीड बढ़ती जा रही है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. यानी एक साथ एक्सेलरेशन जब होता है तब हमको ऐसे लाइन मिलती है. तो ये जो लाइन है ये 0 से लेके E तक जो जा रही है वो है द लाइन डिस्क्राइबिंग द मोशन.
यहाँ पे मैंने टाइम सेकंड में लिया हुआ है, यहाँ पे वेलोसिटी ली हुई किलोमीटर पर आवर, टाइम इन सेकंड इज 5, 10, 15, 20, 25 and 30. Similarly, the distance traveled is 10, 20, 30, 40, 50, 60 and so on. ठीक है, मुझे A से लेके E तक जो मेरी कार ने ट्रैवल किया उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ ये फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ A से टाइम तक यहाँ पे ज्वाइन करूंगा, E से अगेन टाइम तक ज्वाइन करूंगा, तो यहाँ पे हमको एक रेक्टेंगल मिल जाता है। यहाँ पे हमको दो डायग्राम्स मिलते हैं, एक है रेक्टेंगल और एक है ट्रायंगल। तो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन 10 सेकंड टू 20 सेकंड, इस टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ ये अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे दो एरियाज ऐड करने पड़ेंगे, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ अनदर ट्रायंगल व्हिच इज ADE। इन दोनों का एरिया अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, यानी 10 सेकंड से 20 सेकंड तक जो आपकी कार ने ट्रैवल किया वो डिस्टेंस आप इस ग्राफ से फाइंड कर सकते हो। मैंने क्या किया, 10 सेकंड से 20 सेकंड में चाहिए, मैंने उसको ऐसे एक्सटेंड किया, इसको यहां से ज्वाइन किया तो मुझे दो डायग्राम्स मिले, एक मिला ट्रायंगल और एक मिला रेक्टेंगल। तो इस कर्व के नीचे जो भी एरिया आता है दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस। यहाँ पे ये जो मोशन है उसके नीचे जो एरिया आता था वो डिस्टेंस देता था, लेकिन यहाँ पे मोशन हमारा कौन कैसा था, यूनिफॉर्म था। यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी स्ट्रेट लाइन ऐसे पैरेलल नहीं आएगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी। तो नीचे दो एरियाज होंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। Area of rectangle ABCD, area of rectangle ABCD length into breadth, so that is AB into BC। तो यहाँ पे मैंने लिखा AB plus AB into BC plus area of triangle। जो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के एरिया की हमको फॉर्मूला पता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कौन सा है AD और हाइट कौन सी है ED, हाफ इंटू AD इंटू ED। When you put the values, you will get the distance traveled by the object in this time interval. Again, this is not important for the examination point of view, but this is very important for understanding point of view. जब हम next lecture में 3 very important equations of motion derive करेंगे, तो उस वक्त हम इस knowledge का use करेंगे। Thank you.